नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने अक्सर देखा है कि लाल बत्ती पर रुकते ही बड़ी संख्या में कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ें लेकर हमारे आसपास आ ही जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, कम से कम वे कुछ काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। पर मंदिरों के बाहर, पार्कों के आसपास और ऐसी ही दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भीख मांगते हुए लोगों को भी हमने आपने देखा ही है। दोस्तों, इनमें बड़ी संख्या छोटे बच्चों की होती है, जो अलग अलग परिवेश से होते हैं। सबके अपने अपने कारण हैं, कुछ मजबूरी में तो कुछ ज़बरदस्ती इस काम में लगा दिए जाते हैं। हमारे पास इतना समय ही कहाँ होता है इनके बारे में सोचने का, कुछ करने का। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। दूसरी भाषाओं के साहित्य से परिचित होने का एक ही माध्यम है, और वह है अनुवाद। अनुवादक अथक परिश्रम से मूल भाषा की रचना को अनुदित करके हम सभी के लिए सुगम बना देता है। तो इस क्रम में प्रस्तुत कर रही हूँ ओडिया कहानी माटी का घरौंदा, जिसके रचनाकार हैं तरुण कांति मिश्र जी। साहित्य अकादमी 2019 से पुरस्कार प्राप्तकर्ता तरुण कांति मिश्र जी को उड़ीसा साहित्य अकादमी सारला पुरस्कार, कथा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तरुण कांति मिश्र जी की इस कहानी का अनुवाद किया है साहित्यकार सुजाता शिवेन ने। तो आइए सुने माटी का घरौंदा। जब मुझे पता लगा कि बस आने में 1 घंटा है, तो मैं पास ही किताब की एक दुकान में जाकर पत्रिकाएं देखने लगा। उस समय शाम के 5 बजे थे। बस स्टैंड में भीड़ बढ़ने लगी थी। ढलती धूप और हवा के हल्के झोंकों के साथ दिन और धुंधलाता जा रहा था। एक पत्रिका लेकर दुकान वाले को 20 रुपए देने लगा। तभी मेरे पीछे खड़ी एक छोटी सी लड़की बहुत ही धीमे स्वर में बोली, बाबू, गरीब की मदद करो, 10 रुपया दे दो। बस स्टैंड में ऐसे बच्चों का भीख मांगना कोई नई बात नहीं है, पर उसका 10 रुपया मांगना मुझे अचरज में डाल गया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा कागज था। मेरे बापू का लीवर खराब हो गया है सर, उसका ऑपरेशन कराना है। लड़की की उम्र यही 10 या 11 की होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा चली जा, पैसा वैसा नहीं है। वह इस तरह के व्यवहार की आदी हो चली थी। अपनी आवाज़ में और भी करुणा भरकर बोली, मेरा बापू मर जाएगा, उसका ऑपरेशन नहीं होगा तो वह मर जाएगा। गरीब पर रहम करिए बाबू, 10 रुपया दे दीजिए। जा भाग यहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए सर, डॉक्टर ने क्या लिखा है, मेरे बापू को खून की ज़रूरत है, 8 बोतल खून की। 8 बोतल खून क्या 10 रुपये में मिल जाएगा? जब मैं उससे उलझा हुआ था, उसी समय उसके पीछे से 4-5 साल के एक लड़के ने झांका और बोला, मेरी माँ विधवा हो जाएगी सर, बापू मर जाएगा तो माँ विधवा हो जाएगी। इतना कहकर वह अपनी बड़ी बहन की तरफ इस आशय से देखने लगा जैसे जानना चाहता हो कि उसने अपनी भूमिका ठीक से निभाई या नहीं। पर लड़की के हाव भाव से कुछ पता नहीं चल पाया। वह मेरी तरफ देखने लगी। भगवान आपका भला करेगा बाबू, धर्म होगा बाबू, 5 रुपया दे दो। छोटा लड़का याद दिलाते हुए बोला, 5 रुपया नहीं दीदी, 10 रुपया, 10 रुपया। उस बच्चे से मैंने पूछा, अच्छा बता, लीवर कहाँ रहता है, पेट में कि सर में? बच्चा अपने माथे पर हाथ रखकर जोर देकर बोला, यहाँ, इसके अंदर। मैं और कुछ कहता, इसके पहले ही दुकानदार ने पत्रिका का दाम 15 रुपये रखकर 5 का एक सिक्का मुझे लौटा दिया। सिक्का मेरे हाथ से छूटकर पास की नाली में जा गिरा। झट से नाली में हाथ डालकर उस लड़के ने सिक्का निकाल लिया और हथेली पर रखकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीजिए सर, आपका पैसा। नाली के कीचड़ भरे पानी से सना सिक्का गंदा हो गया। यह दुकानदार की नहीं, मेरी भूल थी। इसलिए मैंने अपनी गलती को दया के रूप में परिवर्तित कर सुधार लिया और बोला, जा ले जा, तू ही रख ले। भाई बहन दोनों खुशी से दौड़ते हुए वहाँ से चले गए। शायद बस आ गई हो सोचकर मैं बस स्टैंड की तरफ लौट रहा था कि देखा, वहीं दोनों बच्चे एक ठेले के सामने खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे।
मैंने देखा गोलगप्पे खाने के बाद वह लड़का बहन को गुब्बारे वाले की तरफ खींच ले जाना चाह रहा है और बहन नाराज होकर कुछ कुछ कह रही है, पर अंततः हार मानकर वह गुब्बारे वाले की तरफ बढ़ने लगी। लगभग 4 महीने बाद एक प्रदर्शनी के दौरान उस लड़की को देखा। तब रात के 8 या 9 बज रहे थे। उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था। बहुत मुश्किल भरा था दिन। भविष्य की भी कई चिंताएं मन में उमड़ घुमड़ रही थीं। उस पर 2 रुपए का एक खोटा सिक्का पॉकेट में पड़ा था। यह सिक्का मेरे पास आया कहाँ से? नोट मिलने पर हमेशा ठीक से गिनकर रखता हूँ, पर सिक्के के प्रति लापरवाह हो जाता हूँ। इसलिए यह 2 रुपए का खोटा सिक्का किसने मुझे थमा दिया, पता ही नहीं चला। जब चारों तरफ जालसाजी धोखाधड़ी का माहौल हो तो ऐसी घटना कभी भी घट सकती है। इस सिक्के की वजह से दिन भर जो परेशानी मुझे झेलनी पड़ी, उसके चलते मैं कुछ उखड़ा हुआ था। पहले तो एक पान वाले के साथ मेरा झगड़ा हो गया। उसे जब सिक्का दिया तो उसने हाथ में सिक्के को लेकर अपनी हथेली पर रगड़ा और फिर कहा, सिक्का नहीं चलेगा, कोई दूसरा सिक्का दीजिए। क्यों, क्या खराबी है सिक्के में? मैंने पूछा। देख नहीं रहे हैं सिक्का खोटा है। यह कहते हुए उसने मुझे सिक्का दिखाया, पर मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं दिखी। समझौते के लहजे में मैंने कहा, इस सिक्के के लिए मैं दोषी नहीं हूँ, किसी ने मुझे ठग लिया। यह सिक्का एकदम असली लग रहा है, इसलिए इसे रख लेने पर तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी बात सुनकर तमक कर बोला, कुछ नहीं बिगड़ेगा? पुलिस देखेगी तो बांध कर ले जाएगी। जाली नोट बनाना और पास में रखना दोनों ही गैर कानूनी है। मैंने नोट देकर पान का दाम चुकाया। इतने में ही मेरी परेशानी का अंत नहीं हुआ। मैंने 4 बार उस सिक्के को चलाने की कोशिश की। चौथी बार सिक्का लौटाए जाने से मैं झल्लाया हुआ था। ठीक उसी समय मुझे उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रही थी, बाबू दया करिए, गरीब को 1 रुपया दे दीजिए। चेहरा घुमाकर लड़की को देखा तो उसे देखते ही पहचान गया, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। बाबू, मेरे छोटे भाई के हाथ पैर टूट गए हैं, अस्पताल में पड़ा है, दया करिए बाबू, 1 रुपया दे दीजिए। तेरे बापू की तबीयत अब कैसी है? लड़की को शायद मुझसे ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, इसलिए तुरंत वह कोई उत्तर नहीं दे पाई। तेरे बापू की खबर क्या है? उसका कोई ऑपरेशन होने वाला था ना? अब वह मुझे पहचान गई। जिस परिस्थिति में उस दिन उसे 5 रुपए मिले थे, वह इतनी सहजता से भूलने वाली घटना नहीं थी। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, नहीं, बापू का ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों, क्या बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो गया? नहीं, डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं कुछ और कहता, इसके पहले ही वह बोली, बापू जन्माष्टमी की रात मर गया। बस एक बार खून की उल्टी हुई और वह मर गया। झूठ बोल रही है या सच, जानना मुश्किल था। बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है इन्हें। भीख मांगने के इस धंधे में जानते हैं कितना लाभ है। जाइए, जाकर पूछिए कटक चंडी मंदिर के सामने बैठे भिखारियों से या फिर लोकनाथ मंदिर के सामने बैठे उन कुष्ठ रोगियों से। तो मैंने जेब से खोटा सिक्का निकालकर उसे दे दिया। एक तरह से झपट्टा मारकर वह सिक्का लेकर पहली बार की तरह दौड़कर वहां से चली गई और ठीक पहली बार की तरह ही दौड़कर पहुंच गई उसी गोल गप्पे वाले के सामने। मजे की बात यह हुई कि इस बार मेरा वह सिक्का लौटकर नहीं आया। चाट पैक कर ठेले वाले ने बिना किसी संशय के उस सिक्के को रख लिया और वह लड़की चाट का पैकेट लेकर एक खिलौने की दुकान की तरफ बढ़ गई। सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, खोटे सिक्के को सदगति मिली। 7-8 महीने बाद तीसरी और आखिरी बार उस लड़की को बहुत ही गंदी गली में देखा, जहां सूरज एक कामचोर कर्मचारी की तरह देर से पहुंचता था और आवारा की तरह चुपचाप खिसक जाता था। ऐसी गंदी सी जगह में मैं एक विशेष काम से गया था। मेरे मकान का काम लगभग खत्म होने को था। मोजाइक और लकड़ी का काम ही बस बाकी था। तो मुझसे किसी ने कहा कि इस गली में रहने वाला भोला मिस्त्री उस्ताद है, बढ़िया काम करता है, बेईमानी नहीं करता है। इसलिए मुझे लगा ऐसी मिस्त्री को अपने कब्जे में कर लेने में बुद्धिमानी है।
पता पूछते पूछते जा रहा था कि गली के मुहाने पर ही उस लड़की से मेरी भेंट हो गई। इस बार वह जरूर मुझे पहचान गई थी, इसलिए देखते ही दौड़कर मेरे पास पहुंची और हाथ फैलाकर बोली, बाबू 1 रुपया दे दीजिए। उसने ऐसे मांगा मानो मुझसे मांगना उसका हक है। कैसा पैसा? जा भाग यहाँ से। बापू, मेरा बापू नहीं है, माँ पागल है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे गुस्सा आ गया। बोला, तू बहुत झूठी है, हर बार चालाकी से कुछ न कुछ झूठ बोलकर पैसा हथियाकर मौज करती है। नहीं बाबू, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस बार उसकी आवाज़ कुछ दबी हुई सी थी। सच बता, पहली बार तूने और तेरे भाई ने मिलकर गोलगप्पे नहीं खाए थे? उसके बाद जाकर बैलून नहीं खरीदा था? उस बार बोली थी बापू के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। दबे स्वर में सिर झुकाकर वह धीरे से बोली, हाँ। और दूसरी बार बोली कि तेरा भाई अस्पताल में भर्ती है, पैसा दे दो। और फिर उसी पैसे से चाट नहीं खाया था? हाँ बाबू, उस बच्ची ने कहा। इतना कहकर उदास आंखों से उसने मेरी तरफ देखा। शायद वह भांप गई थी कि अब इस बार उसका बचाव नहीं होगा। हर बार तूने झूठ कहा, सफ़ेद झूठ। लड़की ने अपने हाथ में एक पुराना टिफिन कैरियर पकड़ रखा था। दूसरा हाथ किसी कारणवश मुझसे छुपा कर रखा था। मैंने पूछा, उस हाथ में क्या पकड़ा है? दिखाओ। बहुत ही संकोच से वह मेरे सामने अपना हाथ लाई। उसमें किटकैट चॉकलेट का रैपर था। अच्छा, तो किटकैट खाया जा रहा था? नहीं बाबू, सिर्फ उसका कागज ही पड़ा था, उठाकर देख रही थी। देख रही थी या चाट रही थी? मैंने व्यंग से पूछा। उसने कुछ न कहते हुए सर झुका लिया। सुन, तेरी सब चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। ना तो तेरा बापू मरा है, ना ही तेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। तू झूठ बोलकर पैसा मांगकर सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद को पूरा कर रही है। नहीं बापू, सच में मेरा बापू मर गया है और भाई भी अस्पताल में मर गया। ठीक उसी समय एक औरत निकल कर आई। लाल रंग की साड़ी ब्लाउज पहने थी और माथे पर सजी थी बड़ी सी लाल सिंदूर की बिंदी। बीच रास्ते में लड़की को देखकर वह अचानक ठिठक गई और कर्कश स्वर में कहा, अरे तू अभी तक गई नहीं? लड़की घबराकर बोली, हाँ माँ, जा रही हूँ। हाँ माँ, जा रही हूँ। उस लड़की की नकल करते हुए वह औरत बोली, अरे जानती है ना, ठीक समय पर रोटी दाल नहीं मिलने पर तेरे बापू का पारा चढ़ जाता है और भूख से तेरा वो भाई चूहे के बच्चे सा चींची करने लगता है। कब से खाना तुझे दे चुकी हूँ और तू अभी तक यहीं खड़ी है। जा भाग यहाँ से। लड़की डरते हुए बोली, हाँ माँ, जा रही हूँ। 1-2 कदम आगे बढ़ने के बाद कुछ सोचकर वह रुक गई। फिर पीछे मुड़कर लड़की की तरफ उंगली उठाकर बोली, खबरदार, सारे गोलगप्पे भाई को देना, एक को भी हाथ मत लगाना। इतना कहकर वह औरत अपने रास्ते चली गई। उसकी तरफ कुछ पल देखते रहने के बाद लड़की ने अपने हाथ के टिफिन कैरियर की तरफ देखा। एल्युमिनियम के 3 डिब्बे एक रस्सी में बंधे हुए थे। तेरा बाप और भाई अभी कहाँ हैं? मेरा प्रश्न सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। फिर वह आसमान की तरफ देखने लगी, मानो इस प्रश्न का निर्मूल उत्तर ढूंढ रही हो। उसे उत्तर मिला या नहीं मुझे नहीं पता, पर उसके बाद धीरे धीरे तीनों डिब्बों का ढक्कन एक एक करके वह खोलने लगी। सभी डिब्बों में भरे हुए थे मिट्टी, कंकड़ और कुछ कागजों के टुकड़े। बच्चे जैसे झूठ मूठ का घर घर का खेल खेलते हैं, माटी का घरौंदा बनाते हैं ना, मिट्टी कंकड़ से खाना बनाते हैं और सजाकर परोसते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह उन डिब्बों में कंकड़ पत्थर का खाना सलीके से सजा हुआ था। सारे डिब्बों को सामान धीरे धीरे लड़की ने नीचे गिरा दिया और बोली, मेरी माँ पागल हो गई है। भाई के मरने के बाद से उसका सिर घूम गया है। यह बात कहते हुए वह लड़की रोई नहीं, एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया। शायद वह जानती थी कि वह एक ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ इस तुच्छ मूल्यहीन चीज का कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें
और इसे सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों मित्रों में साहित्य की रुचि रखने वाले हर एक तक इसे शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।